अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की हुकूमत जाते जाते इंतखाबात में ताख़ीर की बुनियाद रख कर गई है। सेंसस के रिज़ल्ट्स को सीसीआई के ज़रिए मंजूरी और फिर उसको गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी करना इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाबंदी लगा देता है कि वो अब डीलिमिटेशंस की तरफ जाए। दूसरी तरफ सदर साहब का ख़त है, क्योंकि उन्हें आइनी तौर पर आर्टिकल 48 के तहत जब वो असम्बली डिज़ोल्व करें तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख देना ये उनका आइनी इख्तियार है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उन्होंने आज ख़त में लिख दिया कि नहीं, ये अब नए एक्ट के तहत हमारा इख्तियार है। तो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म की हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक आर्गूमेंट भी देखेंगे और लड़ाई भी देखेंगे, जो दोबारा मुझे लगता है कि सूनर और लेटर सुपीरियर जुडिशरी के पास जाएगी और सुपीरियर जुडिशरी को इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। क्या इंतखाबात पाकिस्तान में वक्त पर हो जाएंगे? और सियासी जमातें या पीपल्स पार्टी के लोग ख़ास तौर पर इसके ऊपर बयानात जारी कर रहे हैं, जो ख़ुद सीसीआई के अंदर बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ की अप्रूवल देकर गए हुए हैं, और बहुत से तजिया निगार अब ये कह रहे हैं कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि नून लीग वाले भी वोट को इज़्ज़त दो का दोबारा नारा लगा के सड़कों पर होंगे, क्योंकि इंतखाबात कई महीने अब होने नहीं जा रहे। तो इन सारे सवालों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इंतखाबात की ताख़ीर आप लोग बुनियाद रख कर गए थे, तो अब ये जो हम पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी लोगों के बयान दे रहे हैं, ये क्या है? ये आई वॉश है, क्या है? देखिए, ये बात यह है कि ये फैसला शायद पहले होना चाहिए था, सेंसस वाला। इस बात में कोई शुबा नहीं है। सेंसस पुराने सेंसस पे इलेक्शन करवाना मुनासिब बात नहीं थी। अब वो क्यों नहीं हुआ, जो मुझे बात समझ आई है कि दो सूबों में बाई इलेक्शन जनरल इलेक्शन तैयार था, वो फिर हो नहीं सकता था, तो ये मामला पुराने इलेक्शन की तरफ जा रहा था। जब वो डिले हो गए तो फिर ये फैसला शायद हुआ कि अब सीसीआई जो अप्रूव कर दे और इलेक्शन करवा। सर, एक हफ्ता पहले तो अप्रूव करने का डेफिनेटली एक ही मतलब था कि 120 रोज़ की ताख़ीर आप करने जा रहे हैं। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, 90 तो वैसे ही हो रहे थे ना, 120 से कौन सी यहाँ पर फ़र्क पड़ जाता। अब 120 + 90 होगा, 54 डेज़ की तो इलेक्शन स्कीम है, तो आप 6 माह के लिए तो इलेक्शन भूल जाए ना। 90 रोज़ तो अब गए, 90 रोज़ में ये भी इस पर भी भाम है। बहरहाल इलेक्शन फरवरी से पहले नहीं होते, फरवरी एंड से पहले नहीं, क्योंकि 4.5 महीने तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो वो आगे दिसंबर का एंड। यस, इसमें उसके बाद 35 से 40 हल्के मुतासर होते हैं बर्फ़ से, इंक्लूडिंग मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ता रहा हूँ मरी से, वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। तो वो फिर आप फरवरी के आखिर मार्च के पहले हफ्ते में चले जाएंगे। पहले डीलिमिटेशन कंप्लीट होगी तो इलेक्शन स्कीम देंगे वो 54 रोज़ की, तो वो फरवरी एंड ही आता है, उससे पहले फरवरी एंड आ जाएगा, क्योंकि 11 मार्च को आगे सेनेट इलेक्शन। जी। तो आप लोगों ने जानबूझ कर ऐसा किया। मुझे लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, अपनी 16 माह की कारकर्दगी के ऊपर इलेक्शन में नहीं थी जा सकती। उन्होंने ये तरीक़ाकार ढूंढा था कि इंतखाबात ताख़ीर का भी शिकार होंगे, कुछ टाइम भी मिल जाएगा, फिर निगरानों को कहेंगे कि ये महंगाई करके गए, हम तो बहुत कोशिश करके गए थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1-2 महीने हरबा था सर, कोई फ़र्क पड़ता है। हरबा है ये। नहीं, ये इलेक्शन डिले आपका इल्ज़ाम है या तज्जिया है? ये हरबा है आप लोगों का, ये इल्ज़ाम है मेरा आपकी हुकूमत के ऊपर। इल्ज़ाम है, हाँ। ठीक है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बदनीयत इसमें शामिल थी। सर, बदनीति थी, अदरवाइज आप इसको देखें। 30 अप्रैल पुराने में इलेक्शन करा देते। 30 अप्रैल इसकी सेंसस की डेट थी, इतराज़ात मई में दूर करते और आप उसको नोटिफाई कर देते, तो फिर ये ताख़ीर नहीं थी। नहीं, वो नोटिफाई हो नहीं सकता था, बिकॉज फील्ड में 2 सूबों के इलेक्शन ऑलरेडी मौजूद थे। तो फिर आप या वो तो 14 मई की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट की दी हुई, वो आप उसको पहले ही वायोलेट कर चुके थे, कह चुके थे हमने कोई नहीं कराना, वो गुजर गया था सारा। नहीं, वो देखें, आज भी वो प्रोसेस मौजूद है, खत्म नहीं हुआ। तो फिर अभी आपने क्यों सेंसस नोटिफाई किया? इसका मतलब है किया जा सकता था, इट वाज डूएबल, लेकिन किया नहीं। इस पे डिबेट हो सकती है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बदनीयती इसके अंदर थी। सर, बहुत सारे इशूज़ हैं, मेरा ख्याल ये तजिया है जो ना इसे कुछ सियासी हासिल होता है। कोशिश करेंगे आप, हासिल हो या ना हो ये तो अल्लाह की मर्जी है। मेरा ख्याल है कि जो 4 साल PTI की हुकूमत थी, या इवन 12 अक्टूबर 99 के बाद मुशर्रफ का दौर था, उसने उतना नून लीग को डैमेज नहीं था किया जितना 16 माह की PDM की हुकूमत ने PMLN को पंजाब में डैमेज किया। देखिए, एक तो आप PDM में इल्ज़ाम लगाते हैं, बात दुरुस्त। नून लीग पे लगा देता हूँ बराह रास्त। नहीं, शहबाज शरीफ साहब, ये कोलिशन थी, PDM का ही नाम लिया सर, उसमें शामिल थी। PDM कोलिशन ही थी ना सर? नहीं, PDM एक अपोजिशन का अलायंस था जिसमें चंद जमातें शामिल थी। चले नून लीग और पीपल्स पार्टी बनी, वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, पीपल्स पार्टी भी आ गई, MKM भी आ गई, रिफ्रेज कर देता हूँ कि जो 12 अक्टूबर 99 को परवेज मुशर्रफ नहीं कर सका 9 साल,
और जो 4 साल इमरान खान नहीं कर सका, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहा हूँ 16 माह में वो कर दिया है PMLN के साथ कि पंजाब में आप इलेक्शन लड़ने की ये आपका पोजीशन में फेवरेट नहीं है। सब्जेक्ट है शहबाज शरीफ साहब वाला, तो आप फिर अब इल्जाम आप पे बताएं लगाने मुझे। के लिए उनको ले आए हैं। देखें, आपने 300 रुपये पे डॉलर बचा दिया, 300 रुपये पे आपने पेट्रोल बचा दिया है, 150 160 के 170 रुपये पे आटा है, 150 रुपये से ऊपर चीनी बिक रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप कहेंगे जाएं लोगों के पास हमें वोट दे दो? बिल बिजली के डबल हो गए इस दफ़ा, जो आए डबल हो नहीं गया ये एक महीने में। देखिए ये मुश्किलात हैं, लेकिन मेरा मेरा सिर्फ आप वोट की तरफ नहीं जा सकते। मैं देखिए मैं डिफेंड इसको नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये हुकूमत ना आती तो क्या ये नंबर्स कम होते, इससे हमारे खाते में ना पड़ते यकीनन। मतलब जितनी बुराई आप कर गए ना, या इकोनॉमी का जितना नहीं, पट्ठा बिठा गए हैं, कोई और होता तो शायद इससे कम ही पट्ठा बिठाता। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत ना आती, शहबाज साहब हुकूमत ना लेते, पीएम ये जो तो बोझ किसी और के सर पे होता है ना बनती, हाँ बोझ किसी और, लेकिन हालात शायद इससे भी बदतर होते। मेरा ख्याल है इससे बेहतर होते, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जो चूचू का मुरब्बा है ना, इट वाज ए बैड एक्सपेरिमेंट, इसमें नहीं जाना चाहिए था। आप लोगों ने इसमें जाके सिर्फ केसेस का दबाव था, ऊपर वो लटकी हुई थी तलवार, और शहबाज साहब को बड़ा आप हमेशा कहते हैं ऐसी कोई बात सर एक ही बात, केस के कितनी देर लगती है फिर केस बन जाता है। मेरा तो ख्याल है वो केस रिवाइव हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन वो 26 अरब का केस पकड़ा शहबाज साहब का, तो फिर वो कुछ मिलेगा ही नहीं। ये तो आप हमेशा वो कर देते हैं कि गिल्टी अंडर प्रूव। सर बड़े मियाँ साहब के पास, आपका जो मेयार है, बड़े मियाँ साहब के पास गए हैं शहबाज साहब, मेरा ख्याल है उनकी खिंचाई होगी कि मियाँ साहब की कीता, जो उन्होंने पहले ही पूछना है मियाँ साहब की कीता है। नहीं वो तो देखें बुजुर्ग तो वही थे, जो कुछ किया है वही अवाम को जवाब देंगे, पार्टी के सदर भी हैं। बहरहाल ये बहुत मुश्किल फैसले थे, और उसके बाद अब ये बोझ आपको बर्दाश्त करना सर मुश्किल फैसले कौन कौन से थे? आपके अल्फाज हैं कि 25 करोड़ रुपया लेके यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस दिए गए, ये मुश्किल फैसला था। ये तो आखिर में हुआ है ना, ये खराबी तो हुई है। 25 करोड़ रुपया पार्लियामान में हुआ है, हुकूमत ने नहीं किया। 25 करोड़ रुपया लेके लाइसेंस दिया गया चार्टर यूनिवर्सिटी। अब यही लोग बात कर रहे हैं 15 से 25 करोड़, 15 से 25%। फिर आपने पहले कहा 20 अरब की आटा की जो फ्री तकसीम थी उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, वो कैश ट्रांसफर हो सकती थी। वो मैंने एक मिसाल दी थी कि निज़ाम में कितनी खराबी है। मिसमैनेजमेंट हुई कि मिसमैनेजमेंट नहीं होती, मैंने कहा निज़ाम में कितनी खराबी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 83 अरब आटा दिया, निज़ाम में 30-35% चोरी है, तो होगी ना उस हिसाब से भी मैंने कहा 25 अरब तो यहाँ ये भी काम मुश्किल था। फिर वो जो एक बर्थ हमने दिए हैं UAE वालों को, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर वो भी काम बड़ा मुश्किल था। नहीं वो देखें ये इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम तो फिर अच्छा काम कौन सा करके इल्ज़ाम है तो फिर उसको करते नहीं। अच्छा काम देखें, ये अच्छा काम था कि आपने रमज़ान शरीफ में आटे की सहूलत मुहैया की। सर मैं नहीं मानता इसको, आप कैश ट्रांसफर करते हैं, आपके पास बिल्कुल ठीक बात है, का डाटा फुल प्रूफ था। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। इसमें लोगों की जानें गई, कपड़े फट गए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर सियासी मुफाद, इसमें सियासी नुकसान ही हुआ है, लेकिन यकीनन ये एक अच्छी सोच थी जो मिसमैनेज हो गई। मिसमैनेज हो गई। तो अब आप इंतखाबात में नहीं जा सकते सर, क्या करेंगे? पंजाब में तो इंतखाबात में तो जाना पड़ेगा ना, ये चॉइस नहीं होती। जाएंगे तो सही, सियासी जमात के पास मार खाएंगे आप इंतखाबात में। आपकी जो स्ट्रॉन्ग बोझ है, देखिए यकीनन एक बोझ है, हमें उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही सियासत होती है। आप जाके अपना मुकदमा पेश करेंगे कि भाई मैंने ये किया, ये हालात थे, अवाम ने मान लिया तो वोट दे देंगे, ना माने तो फिर आप अपोजिशन में बैठ जाएं। कोई इस पे आपने बैठ के, कोई वो होता है ना सोल सर्चिंग करते हैं, थॉट प्रोसेस, कोई बैठ के किया बड़े मियाँ साहब के साथ के कहाँ गलतियाँ? नहीं, मैं जमात की उसमें उहदेदार नहीं हूँ। आप बड़े करीब थे मियाँ साहब की, दूरी नहीं, मैं आज भी ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा मेहरबानी रही है, लेकिन मैं पार्टी की डिसीजन मेकिंग में मैं तो यहाँ TV पे बैठ के खुल के बहुत सी बातें कर लेता हूँ। आपके मुतल्लिक एक शोहरत यह है कि आप मीटिंग के अंदर कुछ बातें शहबाज साहब के मुतल्लिक या हुकूमत लेने के मुतल्लिक ऐसी की जिससे आप पार्टी से दूर हो गए, क्या ये बात सही? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने हमेशा अपनी राय का इजहार किया है, बाहर जाके नहीं किया, हर फोरम पे किया है, लेकिन मैंने जनवरी में अपना ओहदा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिया था, और मैंने 3 साल पहले भी बता दिया था मियाँ साहब को, मरियम बीवी को, कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आई तो मैं इस ओहदे पे नहीं रह सकता। अगर मरियम उस पोजीशन पे आती हैं तो आप उनके नीचे काम नहीं कर सकते, ये पोजीशन थी जी। मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा, ये मुझे 2019 में ओहदा दिया गया था कि आप काम करें, तो मैंने उस वक्त कहा था कि जब भी जनरेशनल चेंज आई मैं वहाँ पे नहीं हो सकूँगा। सर जनरेशनल चेंज से लोगों को समझ नहीं आएगी, जब मरियम ऊपर आई तो आप उनके कोई भी आए, जब एक नई जनरेशन का लीडर आएगा, सामने आएगा, तो फिर मेरा रहना मुनासिब नहीं है। आई थिंक आप और ख्वाजा साहब 2 लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की है, बाकी तो आपकी पार्टी के लोग इस पर बात भी नहीं करते। नहीं, ये उनका हक है कि वो अगर काम करना चाहते हैं। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, हमारा वहाँ रहना ना अगली जो लीडर आता है उसके लिए बेहतर होता है, ना
हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए खराबी। पंजाब में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जितने बाई इलेक्शंस हुए थे, इवन केपी के अंदर एक सियालकोट की सूबाई असम्बली की सीट छोड़ के 13 या 14 बाई इलेक्शंस थे, पीएमएलएन सारे जीत गई थी। मरियम जलसे करती थी तो क्राउड पुलर भी नज़र आती थी। अब दोबारा जलसा करेंगी तो अब क्राउड पुलर एटलीस्ट राइट नाउ वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चचा की हुकूमत थी, मरियम के लिए भी नुकसान का बायस बनी है। ये बुरी बुरी सोच थी, ये आप लोग कमज़ोर सियासी सोच के साथ आए थे, मालूम नहीं क्या सोचा आप था। हमेशा घुमा फिरा के बात उधर ही ले आते हैं। अब मुझे अभी तक ये बात साहब पे ले आते हैं। शहबाज साहब ने बेटे को पंजाब में लगा दिया, उसका आपको पंजाब हुकूमत नहीं संभाली गई, तो ये पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं, यू मेड रॉन्ग चॉइसेस। नहीं, ये बात इसकी इन सब के असरात हुए हैं, कोई शुबा नहीं है। फैसले होते हैं, फैसले मुशावरत से भी हुए हैं, लेकिन उनके असरात अच्छे नहीं हुए। तो अब फ्यूचर क्या है? फिर 6 माह कोई इलेक्शन है, इंतजार करें फिर उसके बाद। 6 माह मैंने इलेक्शन नहीं करवाना। 6 इलेक्शन होंगे ही, अर्लीस्ट हो सकते हैं फरवरी के आखिर, मार्च के शुरू में। और अगर उससे भी आगे चले गए फिर क्या करेंगे? उससे आगे चले फिर सब दुआ ही कर सकते हैं। दुआ ही करेंगे। अब तैयारी शुरू कर दें। दवा तो हमारे पास नहीं है, दुआ ही करेंगे। हमारी बेरोजगारी जारी रहेगी। सदर साहब ने वो एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, क्या सदर साहब कोई या सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर सकती है कि बर वक्त इंतखाबात हो जाए? नहीं, क्या कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है डिलिमिटेशन, आर्टिकल 51 है, वो कहता है डिलिमिटेशन का। जी मैं नहीं करवा सकता। उसने कहा जी हमारे पास बिल्कुल और ये बात दुरुस्त है। मेरा भी ख्याल था कि तब्दीली बड़ी नहीं होगी, लेकिन मैसिव तब्दीलियाँ आ रही हैं सूबाई में ख़ास तौर पे। तो फिर आप दोबारा वोट को इज्जत दो का नारा लगाइए, आ जाइए मैदान। नहीं, वोट की इज्जत का नारा तो बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ दरमियान में 16 माह के लिए कहीं चला गया था। नहीं 16 माह हुकूमत में थे ना, कोई वहाँ पर वोट की इज्जत तो ख़त्म नहीं हुई ना। वो उस दौरान में इज्जत की दरकार ही नहीं थी ना, अब दोबारा ज़रूरत पेश आएगी। नहीं, इज्जत ये होती है कि इलेक्शन चोरी ना हो, जो लोग वोट लें उनके वही हुकूमत करें। ये हमारे मुल्क में हुआ कभी नहीं है, लेकिन एक हाइब्रिड सेटअप था इमरान खान का और एक हाइब्रिड प्लस सेटअप था शहबाज शरीफ का। आप दोनों में से बेहतर किसको समझते हैं, इमरान खान वाले को या नहीं? ना हाइब्रिड था ठीक था, अगर ये हाइब्रिड प्लस था तो ये भी ठीक नहीं था। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि एक अदम एतमाद हुआ आइनी तौर पे, उसके बाद हुकूमत आई है, हुकूमत की परफॉर्मेंस को अवाम जज कर लेंगे सही थी या नहीं थी। वोट डलवाएं, पता चल जाएगा आपको गले में से किसके वोट निकलते हैं। वोट के उसके एहतराम करना पड़ेगा। तो वोट की इज्जत देना यही होता है कि अगर आप हार भी जाए ना तो उसके वोट का एहतराम करें। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से पीछे हट गए और बहुत से लोगों की क्या रही थी कि वो 14 अगस्त को आ जाएंगे, लेकिन आई थिंक ये सारी सूरत हाल देखते हुए, इंतखाबात की ताख़ीर देखते हुए, 16 सितंबर तक बंदयाल साहब की मौजूदगी देखते हुए नवाज शरीफ साहब भी पीछे हट गए। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है, ये फैसला उन्होंने करना है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको इलेक्शन के करीब आना चाहिए, अगर ये चॉइस है उनके पास आने की। आपके ख्याल में उनके पास चॉइस नहीं आने की? नहीं, चॉइस नहीं है, इलाज उनका हो रहा है, वो इलाज जारी रखें, वहाँ रह सकते हैं। सर अगर सऊदी अरब यूएई बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान इस्लामाबाद से भी होकर जा सकते हैं। ये बात ये बिल्कुल लोग बहस करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि उनका इलाज जारी है। सर मैं उनकी सेहत के ऊपर बिल्कुल ना मजाक उड़ाता हूँ। वो बीमार है, उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन ए पर्सन हु कैन ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया, यूरोप, यूएई, ही कैन आल्सो ट्रैवल टू इस्लामाबाद। नहीं ट्रैवल, और फिर यहाँ वो जेल में तो नहीं रह सकेंगे ना। जेल में तो उनकी बेल हो जाएगी। अब तो मरियम के केस के बाद आएंगे, जेल जाएंगे और फिर बेल अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, ये जेल में तो उन्हें जाना पड़ेगा। मेरी ये राय हमेशा रही है कि वो इस मुल्क के सीनियर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको आकर हुकूमत में आते तो और बेहतर होता कि कोई उंगली भी ना उठाता कि आप अदालत को सरेंडर करें, जेल जाएं, और फिर आपका हक है कि ये अदालतें आपकी अपीलों का फैसला करें और दुरुस्तगी करें जो कुछ खराबियां पैदा की हैं अदालतों ने। सरेंडर अभी भी अदालत के सामने करना पड़ेगा जब भी आने का फैसला बिल्कुल, करें। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सरेंडर करेंगे, उसके बाद बेल एप्लीकेशन लगेगी, प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करेंगे, फिर बाहर आएंगे। नहीं, ये सरेंडर जब आप करते हैं फिर वो जज डिसाइड करते हैं कि आपको जुडिशियल भेजना है या आपको बेल देनी। यस, वही तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये एक और सियासी गलती नहीं होगी कि नवाज शरीफ अपनी वापसी जो है मौखर करे जा रहे हैं? देखिए, सियासी तौर पे मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको इलेक्शन कैंपेन के करीब आना, अगर चॉइस है तो इलेक्शन कैंपेन के करीब आए। सर एक इमरान खान के ऊपर आजकल इशू चल रहा है, आप भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। नहीं, मैं साबिक हूँ। 8 माह आपने साबिक 10 महीने मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर आज़म रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म हैं आप, 8 माह जेल में गुजारी आपने? जी 8-9 महीने। जी 8-9 महीने। नवाज शरीफ वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जेल गुजारी, और अभी इमरान खान भी जेल में। आपकी तरफ से बताया जाता था कि वो
पता नहीं क्या कहते थे, कसूरी चक्की, वो मुझे नहीं पता उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस चक्की में थे आप, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे, वो क्या सूरत हाल थी उसकी सेल की? मेरा कोई शिकवा नहीं है ये। वो सेल की नौयत क्या थी? मैं इसलिए कि इमरान खान की पूरी मैं रिपोर्ट जहाँ सामने रहता आई। था वो एक स्पेशल जगह बनाई गई थी जहाँ पर कंडेम्ड प्रिजनर्स, सजाए मौत के लोग रहते थे। वो एक बड़ा अहाता था, तो उसके सजाए अंदर मौत के लोग थे उसमें? जी सारे सजाए मौत के थे। तो आप वहाँ क्यों थे? आपको तो नहीं, सजाए मौत उसमें उन्होंने एक कोई 12-15 फुट की दीवारें डाल के 3 जो सेल है, सेल को वहाँ चक्की कहते हैं, अच्छा, तो वो तकरीबन 6 फुट बाय 9 फुट के होते हैं। 6 फुट बाई 9 फुट? जी उसमें आप रहे हैं 8 महीने? जी जी 6 फुट बाई 9 फुट? जी 6 फुट 9 फुट का सेल होता है। तो 6.5 फुट तो आपका कद है, तो वो बड़ी फस फुस के ही आप उसके अंदर नहीं, लेटे वो ऐसे ही होता था, तकरीबन यही 6-9 होगा, या शायद 5.5-10 हो, मुझे अब याद नहीं, लेकिन तकरीबन बहुत छोटा था। 6-9 का। और ये जो इमरान खान के ऊपर रिपोर्ट आई है कि उसमें ओपन टॉयलेट है और सामने कैमरा ये टॉयलेट ओपन नहीं होता है, कैमरा भी लगा होता है, लेकिन कैमरा आपकी सिक्योरिटी के लिए लगा होता है, कैमरा हटा देना चाहिए। और ओपन टॉयलेट होता है? जी ओपन टॉयलेट होता है जी। तो ये नहीं, इनमें थोड़ी एक छोटी दीवार होती है। वो 2.5 फुट की इमरान खान के लिए भी आया ना कि 2.5 फुट की दीवार है? 2.5 फुट की दीवार होती है वो। तो ये तो बहुत अगर इनह्यूमन है, बहुत इनह्यूमन। सुप्रेंटेंडेंट चाहे तो इजाजत दे दे, थोड़ा उसको आप ऊंचा भी कर सकते ये हैं। बहुत इनह्यूमन है। ये इनह्यूमन है। हमने मैं जब पहले दफ़ा जेल, जब हम मुशर्रफ दौर में गए थे तो कराची में, तो दरवाजे पे 24 घंटे 2 अफराद खड़े होते थे जो अंदर बिल्कुल दरवाजे के सामने, लेकिन जितना आप दूर है ना, अब 9 फुट की अगर वो है तो 2 अफराद दरवाजे पे खड़े होते थे एक वर्दी के बगैर, और कोई 400 वाट का बल्ब लगा हुआ था, 24 घंटे वो जलता था। वो जलता रहता था। ये गुजर जाती है, कोई बात नहीं है जी। मुशर्रफ साहब भी अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए जी। उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन ये टॉर्चर है, ये गैर इंसानी रवैया है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ भी फॉर्मर प्राइम नहीं, देखें, जेल में फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को कोई उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जो सिक्योरिटी तो दें, लेकिन 5x9 के सेल में डालना तो जुल्म है, ये तो पिंजरा है जी। बहरहाल वो सिक्योरिटी देनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर ख़तरा होता है कि कोई और नुकसान ना पहुँचा दे, तो सिक्योरिटी होती है। जेल में ये देखा नहीं जाता कि फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है क्या है। जेल में 2 क्लासेस हैं, एक ऑर्डनरी क्लास है, एक बी क्लास कहते हैं, बेटर क्लास। ये कानून के मुताबिक अंग्रेज़ ने बनाया था कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई सियासी नौयत के हैं इस मामलात, तो उनको वो जगह दी जाती है। सर। ये पिंजरे में डालना सही नहीं है। वैसे आप लोगों ने अगर ये गलती की है तो आप अपने लिए खुद गड़े खोद नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो आपको इसकी इस्लाह करनी चाहिए थी। बाद में आप पीडीएम की हुकूमत आई है तो उसकी इस्लाह करें। कल को शहबाज शरीफ को दोबारा भी जाना पड़ सकता है, ये ध्यान में रखें। कानून तो मौजूद है ना कि मैं अगर एक साहब का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मुझे अपने बी क्लास देनी है और देनी चाहिए। और ये 5x9 का सेल, ये मेरे लिए तो 6x9 6x9 कर लें सर, 6x10 कर लें, शौक है। ये तो पिंजरा है बिल्कुल। पता नहीं, वो ऐसी मुश्किल नहीं होती, महसूस नहीं होती सर। आप तो फिर आदी होंगे, आपको नहीं भी तो मुशर्रफ ने भी पकड़ा था और किसी ने भी पकड़ा होगा। नहीं, वो 1.5-2 साल से ज्यादा वहां गुजर गए थे, 2 साल के करीब मुशर्रफ दौर में जी। और 8 में आप गुजरे, 8-9 महीने यहाँ गुजरे, कोई बात नहीं है। आप तभी आप जमानत नहीं थे करा रहे, आपने पहले 2 साल गुजारे। आपने कहा होगा ठहर जो, अभी 2-4 महीने और गुजर जाने दो। नहीं, वो जमानत देखिए, वहां जब मैं गया तो मैं बी क्लास मुझे दी गई, बी क्लास के कमरे में मैं गया। वहाँ 6-7 कमरे थे, सारे खाली थे, एक में जरदारी साहब थे। अच्छा। तो आधे घंटे में उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए खास जगह बनाई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खास जगह में चले गए। सर, एज ए पॉलिटिकल लीडर आई थिंक आप लोगों को इस पे इस्लाह करनी चाहिए। ये गैर इस्लाह क्या कर सकते हैं? देखिए, लॉ अमेंड करें, ठीक करें। ये एक दूसरे की दुश्मनी ये थोड़ी है कि उसको पकड़ के पिंजरों में बंद कर दें आप, ये दुरुस्त नहीं। ये कानून हुकूमत का बना हुआ है, जेल का, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी ज़र्फ होता है। अब ये आजकल तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वही करती है, फेडरल गवर्नमेंट ये काम नहीं करती। सर, ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है, ये कभी सुधरेगी या ये एक डाउनवर्ड जो तबाही का रास्ता है, ये ऐसे ही भागते भागते हम गिरते जा रहे हैं नीचे? देखिए, इकॉनमी आइसोलेशन में नहीं चलती। इकॉनमी की सबसे बुनियादी ज़रूरत सियासी इस्तेहकाम होता है, आप भी ये जानते हैं। सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैं हमेशा सबको मिसाल देता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली लगानी थी, आपने कहा कि ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है पावर परचेज एग्रीमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। 2 डॉक्यूमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए, और आईए जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, वो सॉवरेन गारंटी होती है। फिर आपने कहा जी ये हमारी नेपरा ने टैरिफ बनाया है,
आप यहाँ साइन करें डॉटेड लाइन पे, हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट वो आदमी नहीं बनाता, और ये टैरिफ हम आपको देंगे, आप बिजली लगाएं। आज हम उन सबको कहते हैं चोर हैं, फिर कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? और बड़े फख्र से कहते हैं जी कि हमने इनसे कम करा ली है कीमत। वो कीमत कम नहीं होती, वो कीमत 10 गुना अदा करनी पड़ती है कहीं और। ये बातें अगर आप नहीं समझेंगे, आप यकीन करें मिनिस्ट्रियों में इस मुल्क में जो आदमी इन्वेस्ट करता है उसको चोर समझा जाता है, उसको हर अफसर इस निगाह से देखता है ये डाका मार रहा है। तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? जो इस मुल्क के बड़े इन्वेस्टर हैं, आज मेरे खिलाफ जो नैब का केस है टर्मिनल का, बिड के जरिए टर्मिनल बना, इस मुल्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, सबसे अमीर आदमी उसमें मुलजिम है, और आदमी पाकिस्तान छोड़ के चला गया। उदाहरण जरूर पेश होता है, उसने कहा मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ये आप इन बातों को नहीं समझेंगे, मुल्क कैसे आगे चलेगा? आप ये SIFC बना है, SIFC का मतलब क्या है कि हम झूठ बोलते रहे हैं, हम अपनी पॉलिसी पे कायम नहीं रह सके, हम अब आपको जो अब इन्वेस्ट करेगा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। यानी हम आपसे वादा करते हैं कि आपके खिलाफ कोई खिलाफ वर्दी नहीं होगी, आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको नैब नहीं पकड़ेगा, आपको अदालतें नहीं पूछेंगी, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो 1 विंडो ऑपरेशन होगा, सब कुछ ठीक होगा, FBR तंग नहीं करेगा। ये हम आज वादा कर रहे हैं SIFC के जरिए, आला तरीन सतह पर उसकी निगरानी होती है। बुनियादी तौर पर जो अब हमारी सॉवरेन गारंटीज थी ना, उसकी बजाय हम आर्मी चीफ की और फौज की गारंटी देंगे कि SIFC में आ जाओ, आपने एक मैकेनिज्म बना दिया कि जो ये कहता है कि हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम बिल्कुल झूठ बोलते रहे आपके साथ, हम अपने वादों में कायम नहीं रहे, अब हम रहेंगे वादा, और ये हमने नया इदारा बनाया जो आपको गारंटी देता है। इससे उस इन्वेस्टर को तो शायद मिल जाएगी कुछ, शायद वो इन्वेस्ट कर दे, तकवीत मिल जाएगी। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके उनका क्या बनेगा? आप इन्वेस्टमेंट के बगैर मुल्क नहीं चलते, ये बात समझें। लोग कारोबार करते हैं, कंपनियां कारोबार करती हैं पैसा बनाने के लिए, वो आपकी मोहब्बत में नहीं काम करते। वही पैसा बनाते हैं, रोजगार देते हैं, अरबों डॉलर की जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, करते हैं, टैक्स अदा करते हैं। आप उनको चोर समझते हैं। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मैं हमेशा मिनिस्ट्री में देखा है कि उनको बाहर बैठा देते हैं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे। मुल्क कैसे चलेगा? डॉलर को कहीं ब्रेक लगेगी? डॉलर सप्लाई डिमांड की बात है। अगर उस सप्लाई डिमांड और परसेप्शन की बात है। पॉलिटिकल परसेप्शन ने सबसे ज्यादा बेड़ा किया। दूसरा अफगानिस्तान का जो इशू है वो आपको मार रहा है। यहाँ डॉलर जाता है अफगानिस्तान, स्मगल्ड होकर घुट जाती है अफगानिस्तान। पहले डॉलर आता था अफगानिस्तान से, अब जाता है, अब जा रहा है। पोरस बॉर्डर है। पहले आप उस पर गुजारा करते रहे, तो जब वहाँ जंग लगी हुई थी, वहाँ अरबों डॉलर साल का आता था उनकी इकॉनमी के अंदर, वो सारा यहाँ आता था। वो अब जो 5-7 मिलियन डॉलर डेली का निकल के उधर से इधर जा रहा है, वो आपकी इकॉनमी को बिठा रहा है। ये होगा, ये आपका रुपया उससे गिर रहा है। तो पोरस बॉर्डर है, आपका बॉर्डर पोरस है, तो यू डोंट हैव एनी। जो मुल्क अपने सरहदों की हिफाजत ना कर सके, हमने वहाँ अरबों रुपए से, सैकड़ों अरब से वहाँ पे फेंस लगाई हुई है। डॉलर फिर भी जा रहा है जी, डॉलर भी नहीं, यहाँ से फर्टिलाइजर भी जाता है, यहाँ से आटा भी जाता है। जो चीज़ वहाँ सस्ती महंगी होती है वो यहाँ से चली जाती है। नो सोल्यूशन। सोल्यूशन बैठने की जरूरत है, फिर ये फैसले करें। कौन बैठे? सारे बैठे, जो सारे स्टेक हो, सारे इसमें जिम्मेदार हैं। इसमें अदलिया भी है, इसमें फौज भी है, इसमें सियासतदान भी है, इसमें प्रोविंसेस भी है। सबको बैठना पड़ेगा, दुआई मांगनी पड़ेगी अल्लाह ताला से। नहीं, दुआ से नहीं, दुआ से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही मुल्क चलते हैं। जिस मुल्क में ये क्लैरिटी ना हो कि फैसला कौन करता है, फैसला कैसे होता है, वो मुल्क कैसे चलेगा? फिर मैंने शहबाज साहब का सवाल पूछा था, फिर आप शहबाज साहब भी आ जाए। 16 माह में कुछ किया है? शहबाज साहब ने कोई फैसले नहीं किए, यही उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ फैसले नहीं किए, उसी की सजा में मिल रही है। प्रोग्राम का ये हिस्सा यहाँ खत्म हो रहा है, ब्रेक का टाइम करीब आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के वापस आएंगे तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ होंगे और इंतखाबात के ऊपर निगरान हुकूमत क्या कहती है उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे या ताख़ीर का शिकार होंगे? ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत ही रेलेवेंट और एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो वज़ीर इत्तलात बनने के बाद आपसे पहला इंटरेक्शन है, तो आपको मुबारकबाद भी मेरी तरफ से। इंतखाबात वक्त पर होंगे?
मेरे ख्याल में जिस तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, हमारी हुकूमत इसको यकीनी बनाएगी कि उसी दिन हो। उसी दिन हो। ये अच्छा जवाब आपने दिया, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होता है ना सर, उसमें आपने यू हैव कवर्ड सो मैनी थिंग्स। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक की स्टेटमेंट दी है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से, 120 रोज़ की उसका टाइम फ्रेम है, उसको उस मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे। सदर साहब ने ख़त लिखा था मुलाकात के लिए, तो उसमें भी उन्होंने कह दिया हमारा इख्तियार है। तो जनरल एक्सपेक्टेशन इज़ कि फरवरी एंड मोस्ट लाइकली डेट होगी इंतखाबात की। आप भी बीइंग ए जर्नलिस्ट एनालिस्ट, आप तो मिनिस्टर भी हैं, लेकिन एक रियलिस्टिक अगर तजिया किया जाए तो आपको भी यही टाइम फ्रेम लगता है? मुझे ये बहुत हकीकत पसंदाना लगता है। और हमारी जो काबीना का जो पहला इजलास हुआ था, उसके फ़ौरन बाद मैंने दरख्वास्त की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। वो उन्होंने बहुत मेहरबानी से कबूल की। और वो मुलाकात में मेरा जो पैगाम था वज़ीर आज़म का, वो यही था कि हम आपके पीछे खड़े चट्टान की तरह, जो कुछ आपको चाहिए, जिस तरह का भी मदद चाहिए, हमारी इंतज़ामिया आपके पीछे खड़ी होगी। और जो आपका मैंडेट है आर्टिकल 218(3) के तहत आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात का, उसमें हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। हमारा वजूद आपकी वजह से है, हम आपके लिए हैं। सर एक सवाल यहाँ उठेगा, अगर 90 रोज़ से आगे इंतखाबात जाते हैं तो ये एक आइनी मसला भी आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर निगरान हुकूमत के लिए एक अनस्पेसिफाइड पीरियड नहीं है दस्तयाब। तो उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे, क्या करेंगे? देखें, हमने रुजू करने का अभी तक नहीं सोचा। अगर सोचा तो आपको बता देंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से पिछली हुकूमत के दौरान मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद जो ताज़ा तरीन मरदमशुमारी है उसको सरकारी तौर पर शाया किया गया है, तो आर्टिकल 51 के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि हल्का बंदियाँ कराए। तो उन्होंने तो यही कहा है कि हम कराएंगे, और उन्होंने एक निज़ामुल औकात भी दे दिया है। लेकिन सोलंकी साहब, कन्फ्लिक्टिंग आर्टिकल जो है इस वक्त हमारे सामने आते हैं। 51 कहता है कि डिलिमिटेशन होगी जब रिजल्ट्स को नोटिफाई कर दिया जाए, वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक है, उन्हें डिलिमिटेशन पे जाना है। आर्टिकल 48 जो है वो प्रेसिडेंट को पाबंद करता है कि जब वो असम्बलीज डिज़ोल्व करें तो 90 रोज़ के अंदर केयर टेकर सेटअप के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे, टाइम देंगे। वो भी आर्टिकल आइन का हिस्सा है। फिर 90 रोज़ और 60 रोज़ की शर्त भी आइन का हिस्सा है। तो आपको शायद वो जो एक आर्टिकल है प्रोबेबली 256 है या कौन सा, 254 उसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके 6 माह की तरफ जाएंगे। देखें, पाकिस्तान के आइन की जो तमहीद है, जो प्रियम्बल है, उसके अंदर लिखा है कि ये मुल्क, इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, ये उन्हीं का काम है। और ये कैसे होगा? इलेक्शन के ज़रिए होगा। और इलेक्शन कमीशन का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो रहनुमा उसूल है, वो 218(3) के तहत है कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराना। एक ही इदारा है इस मुल्क के अंदर आइनी जिसकी जिम्मेदारी है, किसी और इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, हम उस आइनी इदारे के पीछे खड़े हैं। अब मैं इन मफरूज़ों पे बात नहीं करता कि ये मामला अदालत में जाएगा, फिर अदालत क्या करेगी, वो जाएगा जब वो पुल आएगा तो हम उसको अबूर करेंगे। देखिए, एक हमारे सामने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला तनाज़ा भी मौजूद है। मेरा ख्याल है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। प्रेसिडेंट साहब ने एक पब्लिक पोजीशन ले ली है कि मैंने तो दस्तखत ही नहीं किया, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर माफ़ी भी मांग लिया लोगों। तो ये तनाज़ा तब कौन तय करेगा? मैं तो नहीं तय कर सकता, आप भी बाख्तियार नहीं है। तो कोई तो ऐसी सिस्टम के अंदर इदारा होना चाहिए जो उस पर मोहर लगाए कि ये एक्ट है अभी कि नहीं है एक्ट। देखें, जो आपने बात की सदर साहब से मुताल्लिक, और जो उन्होंने उस दिन ट्वीट फरमाया पिछले इतवार को, तो जो कानूनी पोजीशन और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं, वज़ीर कानून, उन्होंने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो कर दिया। अब लेकिन बाद में पता चला कि कोई फ़र्द, जमात, उनको एतराज़ है और वो अदालत में जाएंगे, तो अदालतें तो खुली हैं और जो अदालतें फ़ैसला करेंगी तो फिर उसकी रोशनी में हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। सोलंकी साहब, मेरी और आपकी उम्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ इसी शहर के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए गुजरा। तो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे लगता है कि आरिफ अलवी साहब में भी उनको ही वुड बी फोर्स्ड आउट
शायद प्रेसिडेंसी में ज़्यादा देर बरकरार न रह पाए? मुझे ऐसी कोई गैर मरई ताकत नज़र नहीं आती। ताकतें नज़र कब आती हैं सर? इसलिए वो गैर मरई गैर होती है। मरई इसीलिए होती है। मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, हत्ता कि वो ख़ुद किसी वजह से जाना चाहें अपनी मुद्दत सदारत से पहले या बाद में। ये आइनी तौर पर उनके पास ये हक़ है कि जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता वो अपने इस ओहदे पर बराजमान रह सकते हैं। लेकिन सदर साहब, क्योंकि हमारे आइनी निज़ाम में उनकी बहुत एक अहमियत है, वो तहफ़्फ़ुज़ किसी और आइनी ओहदे के पास नहीं है। कोई ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, वो कहें कि नहीं हेल्थ ग्राउंड या ड्यू टू पर्सनल रीजंस मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, ये ऐसी कोई सूरत हाल मुझे लगता है सितंबर के महीने में बनने जा रही है। हम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। ये मेरी तो यही है आपसे, आप खुशी से उनको वेलकम करेंगे कि ठीक है संजरानी साहब इंतजार में, आप जाइए। अगर वो रहना चाहें तब भी हम उनकी इस आइनी अख्तियार का जो उन्हें हासिल है उसका एहतराम करेंगे। क्या ये तरीका मुमकिन नहीं है कि केयर टेकर्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ी सियासी जमातें कम अज़ कम उनको बुला के तो इंतखाबी अमल के ऊपर थोड़ा सा इतफाक़ राय लें, बजाय ये सुप्रीम कोर्ट में मामला तय हो तो सियासी सतह पर भी इसके ऊपर इतफाक़ राय किया जा सकता है कि डीलिमिटेशन भी होनी है, इलेक्शन भी वक्त पे करवाने हैं, तो चलो 120 रोज़ की बजाय 90 रोज़ में करा लेते हैं डीलिमिटेशन, स्कीम ऑफ इलेक्शन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो चलो 6 माह की बजाय 4 माह में करवा लें या 4.5 माह में करवा लें। जो अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है हम उसे लेना नहीं चाहेंगे, फैसिलिटेट भी नहीं करना चाहेंगे हम बिल्कुल। जो इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि जी आपकी जो निगरान हुकूमत है, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराने का जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, उसमें आप हमारी ये मदद करें तो बिल्कुल हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हमने ये मामला काबीना में अभी तक नहीं आया, अगर काबीना फ़ैसला करेगी कि हम ये करें तो ज़ाहिर है करना चाहिए सर। आप 3 माह के लिए नहीं हैं, आप 6 माह के लिए हैं, तो आपको वो मैंडेट देखना चाहिए जो आप 6 माह पाकिस्तान आगे चलता रहे, 6 माह के लिए ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। मलिक साहब, मैं आपकी जो तजवीज़ है वो यहाँ से उठने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहुँचा दूँगा। ये बहुत ही आपकी इनायत। एक आपकी हुकूमत के आते साथ ही डॉलर के ऊपर बहुत दबाव है, और जब डॉलर के ऊपर दबाव हो तो सिर्फ डॉलर के ऊपर ही दबाव नहीं रहता, रुपए के ऊपर दबाव है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप में अफरात-ज़र आना है। आपकी पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा बढ़ा चुके हैं, मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि रुपया गिरता जा रहा है, आटा भी महंगा मिलेगा, चीनी भी महंगी मिलेगी, हर चीज़ ऊपर जाएगी। एनी थाट्स, कोई स्ट्रेटजी? मलिक साहब, पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी जिनको मईशत के बारे में इल्म है, मैं अपनी उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ, आप उनमें से हैं। मईशत को जितने लोग अच्छी तरह से समझते हैं आप उनमें से हैं। तो आपको मालूम है कि हम इस गड्ढे में कैसे गिरे, किसने धक्का दिया, किसने क्या किया। आपके ख्याल में किसने धक्का दिया? मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जो किसी को ज़िम्मेदार ठहराना ये इस मुल्क के अवाम का मैंडेट है और हम मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। आई थिंक कलेक्टिवली सारों ने इसमें हिस्सा डाला हुआ है। मैं अगर 17 अगस्त से एक दिन पहले आप मुझसे पूछते, हल्फ उठाने से पहले, तो मैं अपनी तजियाकार की टोपी पहन के जो है वो आपको जवाब देता। लेकिन अब जो है वो मुझे बहुत एहतियात से गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी का तकाज़ा है। ये मैं अलबत्ता बता सकता हूँ कि जो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा हैं, गौहर एजाज साहब हैं जो तिजारत के वज़ीर हैं, काबिल लोग हैं, तो कल जब हम कराची से आ रहे थे तो तकरीबन चॉइसेस नहीं है उनके पास। आई थिंक हम 2 घंटे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इसी पे गुफ्तगू थी, और यकीनन जो एक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है उस पर बात भी हो रही है, और हम अपने अमल से बताएंगे कि हम कोशिश करेंगे अपनी हतलवसा कि इस सूरत हाल को बेहतर किया जाए, और हमें आपके मशवरे और तजावीज़ उसकी बहुत कदर है और हम उसका एहतराम करें। आपने रिवाइवल प्लान का जिक्र किया, तो इज़ देयर एनी थॉट के एक मिड टर्म इकनॉमिक स्ट्रेटजी या फ्रेमवर्क लाया जाए, अनाउंस किया जाए, डॉक्टर शमशाद अनाउंस करें कि 6 माह में थोड़ा बहुत इसको संभालना कैसे है, क्योंकि आप फ्री फॉल पे छोड़ेंगे ना तो सारा कुछ ही हाथ से निकल जाएगा। देखिए, इसको संभालना तो हमारी जिम्मेदारी है, कोई ऐसा प्लान, लेकिन नई मुआशी सिमत करना
हमारे मैंडेट से बाहर है। नहीं, अभी नए एक्ट के तहत है आपके पास, क्योंकि एक्ट अमेंड हो चुका है। अब जाते जाते डार साहब ने एक नेकी कर दी हुई है। हाँ, वो की तो उन्होंने एक हद अपने तक लिए थी, लेकिन अब आपके कुछ इस्तेमाल में आएगी। बाख्तियार उन्होंने किया है, तो जो जिस तरह से जिस हद तक बाख्तियार किया है उस हद तक हम बिल्कुल करेंगे। और अगले चंद दिनों के अंदर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो डॉक्टर साहिबा हैं वो और उनकी जो टीम है वो एक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान और एक इस्तेहकाम पैदा करने की जो सूरत हाल है, जो उसके लिए किसी प्रोग्राम का ऐलान करें। जी बिल्कुल बिल्कुल ये करेंगे। वेलकम स्टेप होगा, करें, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते। इकॉनमी में आप 6 माह वेट नहीं कर सकते। एक गुजरा था मोहम्मद मियां सुमरो साहब का वक्त, जी उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद, तो थोड़ी लंबी हो गई थी और वो बैठ गया, रुक गया कि मेरा तो मैंडेट नहीं है। उसने हमारी डिटीरिएशन कर दी थी। आप वेट नहीं कर सकते इकॉनमी में। देखें मलिक साहब, जिस हालत में मुल्क हमें मिला है, हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम उससे बेहतर हालत में मुंतखब नुमाइंदों को दे जाए कि ये ख़राब ना हो मज़ीद। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, आजकल इमरान खान की जेल के अंदर जो हालत ज़ार है उसके ऊपर काफ़ी खबरें आ रही हैं। एक तो वो मजिस्ट्रेट साहब ने, एडिशनल जज साहब ने वो जो रिपोर्ट लिखी कि उनका टॉयलेट ओपन है, बिल्कुल सामने एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मोहतरमा समेत, जरदारी साहब समेत, नवाज शरीफ साहब समेत, जो कुछ जेलों में सलूक हुआ उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हम थोड़ी सी समझ बूझ का मुजाहरा करते हुए सुलझाव के साथ बेहतर तरीके से भी इस इशू को हैंडल कर सकते हैं, या ज़रूरी है कि उसको पनिश किया जाए। टॉर्चर से मुराद ये है कि अगर आप उसे ओपन टॉयलेट में या CCTV कैमरा के सामने रखेंगे तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखें, ये हकीकत कि जो रिपोर्ट आई है उसको दबाया नहीं गया और उसके मंदरजात सबको मालूम है, मेरे ख़्याल में ये ज़ाहिर करता है कि हुकूमत जो जेल्स का कंट्रोल है या जो अदालत का जो प्रोसेस है उसमें मुदाखलत नहीं करना चाहती। लेकिन खराबी की इस्लाह भी तो करिए। जी, मेरे ख़्याल में कुछ इजाफी इल्ज़ामात भी लगाए गए थे उस कैमरे के अलावा भी। कम से कम वो उस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि वो इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं थे। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है उसके इल्म में है, रिपोर्ट अब सबके सामने है। उन्होंने ये कहा है कि जी जितने भी सैकड़ों हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं वो सिक्योरिटी के हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, और ये बाहर है। सर वेरी ब्रीफली, क्या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो एंटाइटलमेंट आप देंगे या नहीं देंगे? जो इस मुल्क के आइन और कानून के तहत उनको मराहत हासिल हैं, ये उनका हक है, वो उनको मिलनी चाहिए और हम उसको यकीनी बनाएंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।